मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोसी विधानसभा में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे व महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार सुनील प्रभु ने फॉर्म भरा। मुंबई के दिंडोसी विधानसभा में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे व महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार सुनील प्रभु ने दिन सोमवार तारीख 28 अक्टूबर 2024 को मलाडपुर आनंदवाड़ी स्थित गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा आरती करने के बाद दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले महाविकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक पदाधिकारी कार्यकर्ता के अलावा भारी संख्या में उपस्थित विधानसभा के रहवासियों ने पूरे बाजे गाजे के साथ जय घोष करते हुए फॉर्म भरने जा रहे रैली में शामिल होकर उम्मीदवार सुनील प्रभु का उत्साह बढ़ाने का काम किया है। वहीं सुनील प्रभु ने महाविकास आघाड़ी के उपस्थित महिला पुरुष युवा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय रहवासियों का आभार माना है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हो कि इस समय विधानसभा में जिस तरह से बहुत माहौल गर्म है चुनाव के लेकर के, इस तरह स्थिति इतनी आगे बढ़ गई है कि एकदम चुनाव एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आज चुनाव के पर्चा भरने की तिथि शुरू हो गई है। जैसा कि आज मैं बताना चाहता हूं कि ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, गणेश भगवान का मंदिर है। कि मैं आपको एक बात बहुत बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सम्मानित चंद्रकांत वाडकर मामा थे, यहीं उनका निवास स्थान था, यहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, यहीं से उन्होंने सबसे पहले नगर सेवक हुए, नगर सेवक से फिर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तक पहुंचे। उसके बाद अब उनके सुपुत्र उप महापौर के पोस्ट पे रह कर कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये बात उनकी मार्गदर्शन में जिस तरह से उनके मार्गदर्शन में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। आज वो मंदिर को ट्रस्ट को संभालने वाले और सुनाने वाले जिस लोग यहाँ पे बहुत भारी संख्या में उपस्थित है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में चंद्रकांत वाडकर मामा जो कि पहले पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, शिवसेना के जिस समय शिवसेना की तूती बोली जाती थी, जिस समय बहुत कम विधायक थे, जो भारतीय जनता पार्टी की महायुति होती थी और उन्हीं के युति में सरकार बनती थी। भले अब भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी पार्टी भले हो गई हो, मगर आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था शिवसेना से, उस समय चाहे महानगर पालिका हो, चाहे सरकार बनाने की बात हो, उस समय के हमारे बीच में नेता हैं जो कि एक राजनीतिक में एक नेतृत्व करने की ऐसी क्षमता रहती थी कि अगर दिंडोसी विधानसभा हो, चाहे यहाँ का वार्ड का हो, सबसे बड़ी अगर हो तो चंद्रकांत वाडकर मामा जाने जाते। आइए हमारा आज सौभाग्य मेट्रो दिनांक चंद्रकांत सौभाग्य जब हमारे बीच में उपस्थित है। मामा क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आज के जो चुनाव है, आज पर्चा भरने सुनील प्रभु साहब जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहते हैं? उद्धव साहब ठाकरे ने अपने को एक उम्मीदवार ऐसा दिया है या को आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप भी यही तो एक अपने विभाग का और अपने सब महाराष्ट्र का जो भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, वह अपने विधिमंडल में अच्छी तरह से प्रभावी उधर वो रखते हैं। आप लोग को मालूम है। तीसरी बात है वो इतने मतलब संसद पट्टू है, वो संसद पट्टू हो इतने अच्छे काम करते। इसके लिए आप लोग को आप जानते हो कि 1 महीने पहले उनका हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने उनका सत्कार किया है। ऐसे कैंडिडेट अपने को मिले तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोगों को अनाउंस करूँगा कि ऐसे कैंडिडेट को आप लोगों का जो जो समस्या होगा वो छोड़ने के लिए बहुत रात दिन कोशिश करके ऐसे लोगों को चुन के देना बहुत आप लोगों का फर्ज रहेगा। हाँ मामा जी, दो बार उन्होंने यहाँ की विधानसभा की जनता ने 2 बार उनको आमदार बनाया। अब तीसरी बार का इस समय संघर्ष सामने से
जो संजय निरुपम है, जो उत्तर भारतीयों के एक प्रकार से नेता बोले जाते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से छोड़कर पहले भाजपा में जाना चाहते थे, भाजपा से अब शिवसेना में गए, आपके ही जो शिंदे गुट का है, अब उनसे मुकाबला, तो क्या किस रूप में देखते हैं? ये संजय के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो हम लोगों के साथ थे। आप लोगों को मालूम है शिवसेना प्रमुख को MP बनाए, उनको हमारा जो पत्रक निकलता है दोपहर का साधना, आपको मालूम होगा। जी, उसका संपादक बनाए जी। शिवसेना ने बहुत कुछ उसको देने के बाद भी वो कांग्रेस में गए। वो कांग्रेस को बदनाम करके वापस BJP में आ गए। अभी किधर है मालूम है, आप बोलते हैं वो अपने सामने है, लेकिन मुझे मालूम नहीं, मैं आज तक सुना नहीं, आज तक मैं उसका नाम पढ़ा भी नहीं। मगर शिवसेना में अभी शिंदे गुट में इस समय है, क्योंकि BJP ने उनको विरोध होने के बाद उनको लोगों ने नहीं लिया, और उसके बाद अब शिंदे गुट में उनको क्या, उनके भविष्य के बारे में अब तो, और इस तरह से जो सुनील प्रभु साहब की दोनों की जो भविष्य है, इस तरह एक दूसरे को लड़ाई में जैसे युद्ध एक होता है, एक पहलवान दो, तो किसको आप सबल मानते हैं? आपको मैं पहले ही बोला कि अपना कैंडिडेट कैसा है, अपना उम्मीदवार कैसा है, उनका इतिहास बताया आपको, और संजय निरुपम का ही इतिहास बताया, या वो कैसे किधर के किधर खुदी मारते हैं, क्या करते हैं, और जैसे से अपने पब्लिक का क्या काम करते हैं, वो भी सबको मालूम है। वो खाली अपना स्वार्थ देखते हैं, और जिधर स्वार्थ कुछ मिलेगा उधर खुदी मारते हैं। वो नहीं बोला तो इधर, वो नहीं बोला तो उधर, ऐसे करते हैं। ऐसा तो आपका कैंडिडेट। दिंडोसी विधानसभा के आप जो जनता है, उनको क्या एक आशीर्वाद या एक संदेश के रूप में सुनील प्रभु साहब के प्रति आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक ही बात आपको, अपने दिंडोसी विधान क्षेत्र के लोगों को मैं एक ही बात करूँगा, क्या अपने जो विधायक है वो अपने घर के विधायक है, और अपना इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। आपको मालूम है, आप सब जब घूमते हैं और उनका काम भी आप जानते हैं, अच्छी तरह से काम करने का। एक कुरारी में कितना हाईवे को भी जो ये किया, बंगा बनाया, या ट्रैफिक किया अड़चन होता था, उसके लिए काम किया है, और सब काम इतने अच्छे करते हैं। इसके लिए उनका तो राष्ट्रपति ने उसका जो सत्कार किया है, इसके लिए हम लोग को भी अभिमान है। तो वापस हम लोग को उद्धव साहब को भी आभार मानूंगा। ऐसे कैंडिडेट वापस हम लोग को दिए, उनको भी मैं आभार। लक्ष्मणकांत वाडकर मामा, मैं आपको जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके आज भी उनके सुपुत्र उप महापौर थे सुभाष वाडकर साहब जी थे। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जैसा कि साहब मैं राजनीतिक के मैं एक गुरु माना जाता है वाडकर मामा, राजनीतिक गुरु इसलिए मान जाते, उनका अनुभव जो है बहुत वर्षों का है। आप कम से कम 40 से 50 वर्ष हो गया, और उनको ये राजनीतिक में, इसलिए उनसे मैंने दोनों नेताओं के बारे में मैंने बोला कौन सा पहलवान कौन से मजबूत है, कौन पटकनी दे सकता है, कौन क्या कर सकता है। उसके बाद उन्होंने दोनों चीज़ की बताया कि जब संजय निरुपम जी शिवसेना प्रमुख हिंदुदेव श्री बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से यहाँ पे MP थे, और जो सामना दोपहर अखबार निकलता उसके प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मतभेद हुआ, क्या हुआ वो बात की बात है, वो तो सभी को मालूम है, इसके बाद हम उसके बीच में नहीं जाना है। मगर मैं एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहता हूँ, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ा और कांग्रेस का दामन छुआ। कांग्रेस में जब विरोध का बिगुल बजा, टिकट उनको नहीं मिला संसद का, तो फिर उन्होंने छोड़ करके भाजपा में आने की कोशिश की, मगर भाजपा के पदाधिकारियों ने विरोध जताया, तो उसमें पार्टी में भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ स्थान नहीं मिला तो शिंदे गुट में उन्होंने जा करके टिकट मांगने की कोशिश की, मगर लोकसभा का चुनाव का टिकट उन्हें नहीं मिला। रविंद्र वायकर को मिला, चुनाव रविंद्र वायकर जीत के आए। उसके बाद अब उनको विधानसभा का चुनाव दिया है। अब यहाँ पे वो
सुनील प्रभु और ये आमने सामने है। अब आने वाला समय ही बता सकता है कि किसकी जीत होगी। जनता जो जनार्दन है किसके नेतृत्व को स्वीकार करती है। अब आइए हम चलते हैं। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे सम्मानित जो उम्मीदवार है शिवसेना उद्धव गुट के सुनील प्रभु साहब आने वाले हैं और यहाँ पे गणेश भगवान का दर्शन करेंगे। यही से मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जब चाहे वाटकर मामा की हो, चाहे किसी भी राजनीतिक विधानसभा, दिंडोसी विधानसभा की जब भी कोई अगर शुरुआत होती है राजनीतिक, तो यही गणेश भगवान का मंदिर जो पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान से पहले राजनीति यहाँ से शुरू होती है, फिर आगे का बिगुल बसता है, फिर उनको सफलता की। और मैं ये भी बताता हूँ, ये बहुत ही देवभूमि ऐसी पवित्र है कि जो इनके दरबार में आए उसको सफलता जरूर मिली है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आने वाला भविष्य भगवान के हाथ में है। हम तो एक पत्रकार हैं, हमारा कर्म है, हम तो सभी के हैं। हम चाहे किसी भी पार्टी के हैं, किसी हमारा कोई पार्टी नहीं है, ना हम किसी से वो, मगर ये मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि ये जो भूमि है ये शुरुआत में चंद्रकांत वाटकर मामा की है। उन्होंने अभी उनको आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? जो राष्ट्रपति, जो सम्मानित जो महामहिम ने उनको सम्मानित किया और उनको टिकट उद्धव बाला साहब ठाकरे ने दिया, इसके लिए उन्होंने उनका आभार भी जताया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वाटकर मामा साहब के कि जिस ऐसे बुजुर्गों का जिसको आशीर्वाद मिलता है तो उसको सफलता की सीढ़ी। सुनील प्रभु साहब, आज क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज आपका पर्चा भरने की जाए, आपका कहाँ से तुरंत क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं आज महाविकास आघाड़ी का दिंडोशी विधानसभा का उम्मीदवार के नाते उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के ओर से मैं फॉर्म भरकर जा रहा हूँ। बड़ी तादाद में सारे कार्यकर्ता मेरे साथ उपस्थित है और मुझे विश्वास है कि आज के बाद ये सारा चुनाव का सूत्र मेरे कार्यकर्ताओं का हाथ में है और निश्चित दिंडोशी में प्रचंड मताधिक्य मुझे मिलेगी। इस बात तीसरी बात हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसका क्या कुछ कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को? ये तो है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ही मुझे विजेता प्राप्त करके देंगे और दिंडोशी के मतदाता मुझे चाहते हैं, इसलिए मुझे बहुत मताधिक्य होगा। इस बार तो विरोध में कोई सक्षम उम्मीदवार भी नहीं है क्या? मैं नहीं मानता हूँ। हर जो चुनाव होता है वो चैलेंजिंग होता है, हर उम्मीदवार सक्षम होता है और इसलिए चुनाव, जैसे ही चुनाव हम लड़ेंगे, हम जमीन पर काम करेंगे। हम लोगों का काम किया है और लोग हमें मोहब्बत से हमें मशाल के ऊपर मतदान करेंगे। दिंडोशी के विधानसभा के मतदाताओं के लिए क्या कुछ एक पिछले 10 साल में विकास का काम किया हूँ और बचा हुआ जो काम है मुस्कुरार के विकास का, वो आने वाले 5 साल में करूँगा, यही मैं विश्वास दिलाऊंगा। धन्यवाद। जिस तरह से बताया है कि हमने 10 वर्ष तक पूरे विधानसभा की सेवा किया है। मैंने कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे महिला का मुद्दा रहा हो, चाहे जेंट्स का मुद्दा हो, चाहे दलित समस्ती की योजना हो, किसी भी योजना का मैंने अंतःकरण से पूरी मेहनत करके मैंने सबको सेवा दी है। अब उसका परिणाम आने वाले समय में हमको जनता देगी। आज विधानसभा का बिगुल बज चुका है और आज पर्चा भरने के लिए सम्माननीय हमारे आमदार सुनील प्रभु जी भरने जा रहे हैं। उसमें बहुत से हर पार्टी के जो उनके आघाड़ी सरकार के जो पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के जयकांत शुक्ला जी और सुधीर रटकर जी और देखिए सभी हमारे पूर्व नगर सेवक अपने गुजर साहब, अच्छा शिवराम प्रभु साहब। देखिए हमारे, मैं तो आज बहुत मेरा भी ये भी सौभाग्य है कि कम से कम प्रभु साहब के छोटे भाई हमारे बीच में उपस्थित है, ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज 2 बार 10 बरस तक विधानसभा में अपनी आवाज़ गूंजने वाले और गुंजाने वाले और लोगों की मुद्दा रखने वाले, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाले ऐसे सुनील प्रभु जी अब तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से, सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके जो आप उनका चुनाव प्रचार में आप बिगुल बजा चुके, आप आगे जानने चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? सबसे पहले तो महाराष्ट्र के देवता, सर्वश्रेष्ठ देवता गणेश जी के मंदिर पे हम आए हैं और प्रभु, उनका नाम प्रभु है, प्रभु नहीं है, लेकिन वो देवता के दर्शन करके ये शुभ आरंभ यहाँ से होने वाला है। बिल्कुल जो बजा है, हर पूजा जो होती है, सात्विक पूजा, अच्छी पूजा होती है, उसकी शुरुआती गणेश राजा से होती है। तो इसकी शुरुआत हमें समझ में आ रही है और आप देख रहे हैं भीड़ कितनी है। यहाँ से पूरा विलेज तक लोग खड़े ही हैं कि प्रभु यहाँ पे आए, दर्शन ले और यहाँ से इनका आगमन होगा अपना पर्चा भरने के लिए। इस पर्चा भरने में हर एक जाति, हर एक धर्म और हर पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, बड़ी मात्रा में पहुँचे हुए हैं और उनका उत्साह अति ज़्यादा है
और मुझे लगता है ये गणेश जी की कृपा है, आशीर्वाद रहेगा, इससे जो ये जीत होगी प्रचंड और बहुमत जीत होगी, हमें विश्वास है। आपकी भूमिका क्या होगी सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बोले जाते हैं और आप यहाँ पर नेतृत्व भी कर रहे हैं, क्या भूमिका होगी आपके चुनाव में? भूमिका यही होगी कि सद्बुद्धि हमारे सब जो मतदार हैं उनको सद्बुद्धि भगवान दे, और हम जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की, जो हमारी इच्छा है कि जो काम रह गए हैं, ज़्यादा करके काम किए हैं, उसके लिए बैठ करके सुनील प्रभु जी से बैठ करके हम चर्चा करें। हमारे जो यहाँ के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं सहभागी हों। जहाँ पे इलेक्शन होता है तो उसमें कम से कम पोलिंग एजेंट, पोलिंग बूथ एजेंट, जहाँ जहाँ हमारी मदद लगेगी वहाँ हम पूरी तरीके से, जहाँ मजबूती में है वहाँ से मजबूती से साथ दें। और ख़ास करके हमारे जो समाज के लोग हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि सुनील प्रभु से वो हमेशा से मिलते जुलते हैं, उनसे कहीं ना कहीं काम कराए हैं। हो सकता है कहीं 19-20 हो गया हो, लेकिन जिसको आप इतने सालों से जानते हैं उसकी अगर गलतियाँ भी हों तो उसको क्षमा कर देनी चाहिए और उनको मजबूती से साथ देना है। सुनील भास्कर साहब, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको मौका भी मिला है कांग्रेस पार्टी ने, आज आपकी युति में है, क्या भूमिका होगी आपके चुनाव के दौरान? मुझे ऐसा बोलना है कि दिंडोशी विधानसभा तो जो आमदार साहब सुनील प्रभु जी हैं, माजी महापौर हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको मिला है, और ऐसे जो उम्मीदवार हमारे दिंडोशी को जो मिले हैं, तो हम लोग सब दिंडोशी वाले की बहुत तकदीर अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जो काम भी किया है तो दिंडोशी विधानसभा में भी कोई काम नहीं बचा है जो करने के लिए, और अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस सब उनके साथ में एकजुटी से काम करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मदद से विजय दिला देंगे। मगर सर, जैसा था कि जो महायुति जो सरकार है, शिंदे की सरकार है, उन्होंने एक लाडली योजना के माध्यम से जनता को लुभाने का काम, उसका क्या असर पड़ेगा सर? लाडली योजना का जो असर है वो हम पे कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पे नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा है क्या, जो हिसाब से महाविकास आघाड़ी ने काम किया है और जो हिसाब से 5 साल में बीजेपी की जो स्थिति है और जो उनके कांड चल रहे हैं, वो हिसाब से जनता नाराज है उनके ऊपर। और महंगाई के हिसाब से, जो हिसाब से 300 रुपये का गैस अभी 1200 रुपये हो गया है, जैसे तेल 60 रुपये था अभी 200 रुपये हो गया, ऐसे बहुत से जो गोर गरीब जो जनता जीने के लिए जो होती है उस पर भी जीएसटी लगा दिया है, खाने पीने के हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिया है। ये हिसाब से जनता बहुत नाराज़ है, और मुझे लगता है ये टाइम पे 100% महाविकास आघाड़ी को वोट देके उनको जिता के। धन्यवाद सर। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि अभी कल बांद्रा में ट्रेन की दुर्घटना हुई, भगदड़ मची, जिससे 30 लोग घायल हैं और 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक। ऐसी इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार की? सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लोगों को खाली बहलाना है और उनसे वोट निकालना है। वोट निकालने के बाद लोगों की उनको कोई चिंता नहीं है। आज तक उद्धव साहब ने कोरोना के टाइम पे लोगों को इतना हेल्प किया, अगर कभी उद्धव साहब ठाकरे नहीं होते थे मुख्यमंत्री तो अपने इस महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन उन्होंने खुद इतना बीमार होने के बावजूद लोगों की सेवा की है, तो उसका फल तो जरूर लोगों को याद है उन्होंने कभी क्या किया है। अभी तो ये दिखावा चल रहा है, ये योजना वो योजना, लेकिन कोई भी योजना अस्तित्व में नहीं आ रही है, उसका खाली दिखावा हो रहा है। मगर सर, जैसा कि अभी योजना तरह तरह के इतना बैनर पोस्टर जो टाइप के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश, क्या आपके हिसाब से सरकार सफल नहीं है? तो इसी सर मुझे पता, अगर सफल होगी तो उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज सुनील प्रभु साहब ये विधानसभा में खड़े हैं, अपने यहाँ के जो विषय है वो विधानसभा में इतनी तेजी से मानते हैं। क्या हैट्रिक मांगेंगे? क्या जरूर मानेंगे सर। कितना आपका जजमेंट है, कितना वोट जीत सकते हैं? 30 से 40,000 वोट की जीत के आएगी। हाँ ताई, आप अब महिला योजना आई, आप लोगों ने पैसा आपको बैंक के खाते में गया, क्या आप संतुष्ट हैं या सरकार उसका कुछ सरकार को फायदा मिलने वाला है कि नहीं? हम पैसा दिया नहीं, हम लोग काम कराने कोई पैसा क्यों नहीं लिया? क्या आपने सरकार से घृणा करती है या उनकी योजना से घृणा करती है? हम योजना से क्या करते हैं, क्योंकि इतना महंगाई किया, डबल महंगाई किया और ट्रिपल पैसा जा रहे हैं, ट्रिपल महंगाई करके डबल पैसा जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? इतना महंगाई होने के बाद भी हमारा पैसा 4 पर ज़्यादा जा रहा है। एक टैक्स है, जीएसटी है, एक चाय भी पिएगा तो उसके ऊपर एक मार्जिन भी करेगा।
तो ये सब तो निकाल दो, जीएसटी बोलना निकाल पाहिजे ना. दो. गरीब लोग को एक बहुत बड़ी नाही तकलीफ बघितलं है. नाही. ये निकालने के लिए हमको सुनील प्रभु को आपको चिंता करना आप लोग महिला मंडल आपके साथ में सुनील प्रभु सर थे। वो साथ में सब लोग देखिए जिस तरह से अब सुनील पवार जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ चुकी है। उन्होंने ये योजना का ही बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने उस योजना के अंतर्गत जो लाडली बहनी का योजना आई थी उसका भी मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैंने वो पैसा नहीं लिया, उसका सरकार का मैंने बहिष्कार कर दिया। देखिए ऐसे जो ऐसी महिलाएं हैं कि जो उनको भी योजना का फायदा भी नहीं लेना चाहती। कुछ हमारे लोग हैं, मैं जो बताया कि अभी सर के बताया कि उन्होंने कि ये भी है कि हमने सरकार की जो सरकारी रेल की जो हादसा हुआ 30 लोगों की गंभीर रूप से घायल हुए, 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच में उपस्थित है। हमने सबसे बात किया। अब हम एक यूथ से मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। यूथ की कैसी है अभी लाडली बहन के बाद जब लाडला भाई का पैसा आएगा क्या यूथ स्वीकार करेगा? आइए हम जाने। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम समृद्ध श्री। सिर्फ अभी लाडली बहन का पैसा तो खूब आया, सब बहनों ने इकट्ठा किया, मगर दीदी ने बहिष्कार कर दिया। अभी लाडला भाऊ का पैसा आएगा तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? लाडली बहन हो दो, लाडला भाऊ हो दो या लाडली बेटी हो दो, आने वाले बहुत सारे योजना रहेंगे। पर ये खाली इलेक्शन के जुमला है। ये खाली जैसे मोदी ने खाली वो जिंगल बेल बाबा बन के आया था, वैसे अभी एक हमारे महाराष्ट्र में एकनाथ जी जिंगल बेल बन के अभी वापस दिसंबर में खत्म होने वाले हैं। 31 दिसंबर को उनकी अभी जयंती करनी है। उनकी क्या सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो उद्धव बाला साहब ठाकरे और बनेंगे यहाँ से एमएलए तो सुनील प्रभु साहब ही एमएलए बनेंगे। कि कितने वर्ष से चुन के आएंगे? अरे ये बहुत बड़ी लीड हो जाएगी सर। कैसे बोलते हैं आप? विश्वास है हमें। आपकी भूमिका क्या है? यूथ की भूमिका क्या है? सब अभी मीडिया पे ऐसा बोलना बरोबर नहीं। अपनी स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी कभी भी बंद दरवाजे के पीछे ही की जाती है। चुनाव का रिजल्ट जो भी रहेगा वो 23 तारीख के बाद हम लोग आप देखोगे, हम भी देखेंगे और जीत की गुलाल सब मिलकर एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से यूथ ने बहुत अच्छा बात किया, हमने अपने खुलासा की सुन के यूथ की एक योजना होती है कि हमको मतदाताओं तक कैसे जाना है, कैसे वोटिंग कराना है, वो मीडिया के सामने वो खुल करके बात नहीं करना चाहते थे। हमारी बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलेना यादव जी उपस्थित है। मैं दीदी जानना चाहता हूँ कि कैसी आपकी सुनील प्रभु के साथ में कैसा चुनाव करेंगे, कैसी आपकी भूमिका, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सब लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छा है। जाति धर्म ऐसा कुछ देखते नहीं है, सबके साथ बहुत अच्छा है। मेरा अनुभव है जब भी मैं किसी को देखे तो उनका काम पूरा किया है। आपको महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ पे उबाटा उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिवसेना के विधायक सम्माननीय सुनील प्रभु जी का पर्चा भरने के लिए आए हैं। उनके साथ में कुछ उत्तर भारतीय जो नेता हैं, जो कि महाराष्ट्र लेवल के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। त्रिपाठी साहब, मैं उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है और आपका पोस्ट क्या है? सर अशोक तिवारी, शिवसेना का राष्ट्रीय संगठन। हाँ। पूरे महाराष्ट्र सहित 5 बाहर के प्रांत हमें मिले हुए हैं और महाराष्ट्र में चूँकि चुनाव चल रहा है तो हमें मुंबई और थाना की जिम्मेदारी है इस समय। हाँ। तो सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से आज सुनील प्रभु का पर्चा भरा था, कैसा भविष्य का क्या मालूम पड़ा? सर थोड़ी सी इसकी जानकारी। अभी हमारे कहने या न कहने की बात ही नहीं। आप इतनी देर से इस जुलूस को देख रहे हैं। हम लोग करीब 1 बजे निकले हैं और आनंदवाड़ी से ही निकले। 1 किलोमीटर भी नहीं है जी सर। 1 किलोमीटर पहुंचने में हम लोगों का अभी आधे लोग रास्ते में ही हैं। हाँ। आ रहे हैं। पूरा जनमानस जो है एक तरफ से मन बना चुका है कि सुनील प्रभु को तीसरी बार हम लोग जो है भेजेंगे, क्योंकि सुनील प्रभु के पास जो एक निष्ठा रही, पैसे के लालच में नहीं आए, सीआईडी और सीईडी की लालच में नहीं आए, किसी के दबाव में नहीं आए और इस क्षेत्र का काफ़ी विकास उन्होंने पिछले 10 सालों में किया है। और उत्तर भारतीयों के साथ उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है हम लोगों के साथ में। सबके घर पे आना जाना, यहाँ मुंबई से छोड़ के उत्तर प्रदेश भी ये आपके शादी ब्याहों में तक पहुँचते हैं। तो ऐसे विधायक कौन नहीं चाहेगा। और मैं जानता हूँ कि आने वाले जो 20 तारीख है उस दिन, चुनाव के दिन, ये भारी बहुमत से जीत के आएंगे। इनके सामने कोई भी उम्मीदवार दूसरा टिकने वाला नहीं है, न कोई काम का उम्मीदवार है ही।
मगर जिस तरह से संजय निरुपम एक उत्तर भारतीय नेता बोले जाते हैं और जानते जैसा कि आपको जिस समय मनसे का दौर था, जिस समय मनसे पर द्वारा कई बार उत्तर भारतीयों पे हमला हुआ था, उन्होंने उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे क्या वोट बढ़ सकते हैं क्या? ये ऐसा है कि संजय निरुपम जी भी हमारे शिवसेना से ही निकले, शिवसेना में ही उन्होंने पूरी राजनीति सीखी। बाला साहब ठाकरे जी ने उन्हें 2 बार राज्यसभा में भेजा, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने धोखा देके जो है कांग्रेस की राह पकड़ लिया। फिर भी उन्होंने कांग्रेस को के भी साथ वफादारी से रह नहीं सके। खाली कुर्सी के लिए जो है उत्तर भारतीयों को यूज करना, वो संजय निरुपम से कोई सीख सकता है। अगर उनको जो इतना ही प्यार था तो कांग्रेस में गए थे, कोई बात नहीं। अभी इस समय कांग्रेस का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो लोकसभा का चुनाव उनको लड़ना चाहिए था। घोड़े पे बैठने के बाद वापस गधे पे बैठे हैं, अब इसके बाद कहाँ बैठेंगे भगवान जाने। लेकिन उनका उत्तर भारतीयों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जो मनसे के समय पे उन्होंने किया भी था वो सब दिखावा था। खाली उनसे पहले फ़ोन पे सेटिंग करके बाद में जो है मोर्चा वोर्चा निकालने का काम करते थे। आज तक कभी भी राज ठाकरे ने कभी जो है संजय निरुपम का नाम लेके कभी कुछ बोला नहीं। अगर ये विरोध करते तो निश्चित तौर पे मन से उसका जवाब देती थी, लेकिन इनका विरोध जो है खाली उत्तर भारतीयों को छलने के लिए था। और सारे उत्तर भारतीय समझ चुके हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है, इस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। तो उस विकास में जो शिवसेना के प्रति हमारी निष्ठा है उद्धव साहब के प्रति, वो आज भी उसी तरह जागरूक है। हम निश्चित तौर पे अपने सभी उम्मीदवारों को जो मुंबई थाने में है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत के लाने का काम करूँगा। सर आप क्या करना चाहते हैं? आप गठबंधन में हैं और भाई उद्धव बाला साहब सरकार में गठबंधन, आपकी क्या भूमिका होगी त्रिपुरा सर? हमारी भूमिका जो हमारे महाविकास आघाड़ी ने जो हमको उम्मीदवार दिया है, जो कर्मठ उम्मीदवार, जो ईमानदार उम्मीदवार और लोगों के बीच में रहने वाला उम्मीदवार, जो व्यक्तिगत सबको नाम से और चेहरे से जानने वाला उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार को हम भारी मतों से जिताएंगे। क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में जो पुरार का विकास किया है वो देखने लायक है, कार्य सम्राट हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो विधानसभा का मार्जिन रहा उससे कहीं डबल ट्रिपल मार्जिन रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और सारे गठबंधन के लोग एक साथ होकर, जैसे कि आपने देखा नामांकन के समय गणेश मंदिर से और म्यूनसिपल स्कूल तक जो हुजूम था, तो आगाज ही बता रही है कि अंजाम क्या होगा। और निश्चित रूप से हम जीत के आएंगे। आपका सुनाम और कौन से पक्ष पे कांग्रेस पार्टी में है? मैं मुंबई कांग्रेस सेवा दल का मुंबई उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम धनंजय तिवारी। जैसे धनंजय तिवारी जी और शिवसेना के जो राष्ट्रीय उत्तर भारतीय संघ के जो नेतृत्व करते उत्तर भारतीय सेल का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे बीच में थे, और हम कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उत्तर भारतीयों के अच्छे नेतृत्व है, अच्छी पकड़ रखने वाले, उन्होंने जो सुनील प्रभु के बारे में बताया है, यह बड़ी ही सोचनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव का बिगुल बच चुका है, आज फार्म भरा जा रहा है, कल संजय निरुपम भी फार्म भरने वाले हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जो यहाँ की दिंडोसी विधानसभा की जनता किसके सर पे ताज बांधती है, किसको पराजय करती है, किसको उनके सर पे ताज बांधती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज उबाटा उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की तरफ से सम्मानीय हमारे आमदार, जो विधानसभा में मैं भी रहता हूँ, उसी विधानसभा के आमदार सम्मानित सुनील प्रभु जी आज पर्चा भरने के लिए आए। उनके साथ में शिवसैनिक भी बहुत संख्या में को उपस्थित है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका आज का चुनाव प्रचार आज से शुरू है और क्या उनकी इच्छा शक्ति है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका सुनाम क्या है? जय महाराष्ट्र, माझं नाव शामराव साहेबराव पाचंगे। आज या ठिकाणी दिंडोशी विधानसभेचे निवडणूक होऊ घातलेली आहे। या दिंडोशी विधानसभेचे सन्माननीय अधिकृत उमेदवार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार सुनीलजी प्रभूसाहेब हे मुंबई महानगरीचे महापौर वाढलेले, त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी अतिशय मुंबईचा महापौर म्हणून अतिशय चांगली कारकीर्द केलेली आहे। मुंबईच्या विकासासाठी त्यांचं अतिशय मोलाचं योगदान आहे। आणि या दिंडोशीचं खरं जर पाहिलं तर आपण दिंडोशीच्या कायापलटमध्ये जर सर्वात कुणाचं मोठं योगदान असेल तर शिवसेनेचे, आणि शिवसेनेमधून ते सुनील प्रभूसाहेबांचं योगदान आहे। या ठिकाणी शिवसेनेच्या माध्यमातून आणि सुनील प्रभूसाहेबांच्या माध्यमातून या विधानसभेचे एक ना अशी अनेक विकास कामं झालेली आहेत, ज्या कामाच्या आधारावर आज विरोधकांना उमेदवार सुद्धा मिळणं कठीण होतं। इकडून शोधून
जो कचरा लोकांनी बाहेर टाकलेला आहे तो कचरा तो दिंडोशीमध्ये आणून टाकण्याचं काम विरोधकांनी केलेलं आहे आणि खास करून त्या मिंदे गटाने केलेलं आहे. त्या मिंदे गटाला स्थानिक उमेदवार नसताना, स्थानिक त्यांचे जनाधार नसताना, त्यांना काहीच त्यांच्याकडे नसताना त्यांना आज बाहेरून उमेदवार आयात करण्याची वेळ आलेली आहे. हाच खरा सुनील प्रभू साहेबांचा विजय आहे या ठिकाणी मी असं सांगतो. आणि इथून पुढे शुभेच्छा सुनील प्रभू साहेबांना शुभेच्छा देत असताना सुनील प्रभू साहेबांकडून याही पुढे पुढच्या पंचवार्षिकमध्ये सुनील प्रभू साहेब 100% आमच्या निवडून येणार आणि संतीची सेवा अशाच याहीपेक्षा दुप्पटीने वेगाने करतील याची आम्हाला अपेक्षा आहे. धन्यवाद सर. सर आपका शुभ नाम और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम हरीश कुमार गुप्ता है. सर मैं प्रभु साहब को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई करूंगा. साहब को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे. धन्यवाद सर. आपका शुभ नाम क्या है? आप क्या आपका नेतृत्व होगा, किस तरह से भूमिका? हमारा शुभ नाम रुपेश विष्णु परब. हम युवा सेना में काम करते हैं. हम पिछले 15 सालों से युवा सेना में काम कर रहे हैं. आज हमारे विधायक सुनील प्रभु साहब जिन्होंने अपना उम्मीदवारी आगे बढ़ा है, आपने देखा होगा, आपने इतनी जनसंख्या की इतनी भीड़ थी. महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टी के कार्यकर्ता आज इतने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थे. इसी में अब सुनील प्रभु साहब की जीत है. हम सुनील प्रभु साहब को शुभेच्छा देते हैं. सर आप शुभेच्छा के तौर पे क्या बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से आप शुभेच्छा देते हैं? चेतन जी क्या बोलना चाहते हैं कि शुभेच्छा के तौर पे या क्या आप उनको? मैं तो अभी से उनको जीत की बधाई दे रहा हूँ. धन्यवाद. जिस तरह से आगे बढ़ो. हम सुनील प्रभु साहब कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और भारी से भारी संख्या में जीतेंगे और मंत्री बनेंगे. देखिए मंत्री बनेंगे. का पदाधिकारियों का इस तरह से अभी से उत्साह, जबकि रिजल्ट नहीं आया मगर भविष्य अभी ही निर्धारित. सुनील प्रभु आगे बढ़ो. हमारे साथ सुनील प्रभु आगे बढ़ो. इस तरह से भावना अभी आ गई है कि हमारे सुनील प्रभु साहब आमदार 2 बार हो चुके हैं और उसके बाद तीसरी बार बारी भी है और कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनेगी. इस तरह से उनकी संकल्पना हो गई. इस तरह से अब ये देखना है, आने वाला भविष्य ही बताएगा कि क्या सुनील प्रभु साहब तीसरी बार बाजी मारते हैं या नहीं. अरे नीचे करना कि मुंह में घुसा देगा. 1 मिनट सरकार है ना, नीचे रखो ना अपने हिसाब से. सर बोल रहे हैं और उसमें रोल सर. मैं सबसे पहले हिंदुहृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी को वंदन करता हूँ. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के आशीर्वाद से, युवा नेता आदित्य ठाकरे जी के प्रेरणा से और महाविकास आघाड़ी के सारे जितने हमारे नेता हैं उनका आभारी हूँ कि दिंडोशी विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के नाते मुझे उम्मीदवारी दी गई है. आज मैंने उम्मीदवारी नामांकन पत्र दाखिल किया हो. सारे महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और मुझे विश्वास है कि पिछले 2 टर्म 10 साल इस विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जनता की मैंने जो सेवा की है, उसके कारण जो आत्मीयता लोगों को मेरे प्रति और मुझे लोगों के प्रति है, तो मतदाता इस बार मुझे जरूर भारी मतों से विजयी बने. सर संजय निरुपम को टिकट दिया गया है महायुति से, क्या कहना चाहेंगे? कितने प्रतिद्वंदी और कितना टक्कर दे सकते हैं? ऐसे है कि हर आने वाला प्रत्याशी वो उतना ही ताकतवान होता है और इसलिए महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मेरे लिए प्रचार करेंगे और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता जिस तरह से प्रचार करेंगे तो इस क्षेत्र की जनता, मुझे विश्वास है कि सारे लोग मतदान केंद्र में जाकर मशाल के ऊपर बटन दबाएंगे और मुझे विजय प्राप्त करेंगे. सर लोकसभा चुनाव में सर दिंडोशी विधानसभा में प्लस थी महाविकास आघाड़ी, लाडली बहन का कोई फर्क पड़ सकता है सर इस पर? मैं यही की जानता हूँ कि पिछले 10 साल से लोगों के साथ मेरे जो रिलेशन है, जो काम उन्होंने मुझे बताया, 100 के 100 काम मैं कर नहीं सका, लेकिन 100 कामों के लिए प्रयास मैंने जरूर किया है. किसी भी मतदाताओं का अवमान मैंने नहीं किया है. सारे कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी के हो, विपक्ष के हो, सब मेरे साथ में है और मैं उनके साथ मिलजुल के रहता हूँ. एक भाईचारा इस मतदार संघ में बना है, तो मुझे विश्वास है कि इस वातावरण में यहाँ की जनता, मतदाता मुझे पसंद करेगी. सर 35 उम्मीदवार इस अभी तक पर्चा भर चुके हैं. ऐसे जो निर्दलीय भी हुए, ऐसे उटकटवा के उसमें कैसे आप लड़ाई में सफल? देखिए, मुझे दिंडोशी के मतदाताओं के ऊपर पूरी तरह से विश्वास है. मैं नम्रता से उनको प्रार्थना करूंगा कि उस दिन 20 तारीख को सारे घर घर के लोग मतदान केंद्र में जाएंगे और मशाल का ही बटन दबाएंगे और महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार इस क्षेत्र से निश्चित चुनकर लाएंगे. ये मुझे विश्वास है, मुझे वो आशीर्वाद देगी. मागील 10 वर्ष मी आमदार म्हणून काम करतो. आज दिंडोशी मतदारसंघाच्या संधी दिली, तुमच्या आशीर्वादामुळे आमदार होतो. या भागातील विकासाची कामं करण्यासाठी मी सतत उर्वरित कामं
पुन्हा एकदा 5 वर्ष लोक मला संधी देतील आणि दिंडोशीच्या जनतेवरती मला विश्वास आहे. महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने प्रचार करतात त्यानुसार या मतदारसंघात पुन्हा एकदा मी विजयसिंह प्राप्त करेन. एक सवाल आहे की इकडे संजय निरुपम पण आलेले आहे फॉर्म टेबल शिवसेना तर्फे, तर तुम्हाला काय हे लढाईमध्ये कसं लढाई हे नाही, कुठची लढाई सोपी नसते. माझ्या दृष्टीने ही लढाई जी आहे ती आम्ही एकदम ताकदीने लढू आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने मतदारांसमोर जाऊन आम्ही मशालीसाठी मतं मागू आणि या भागातली जनता मशालीला प्रचंड मताधिक्य देईल असा विश्वास आहे. महाविकास आघाडीचे सगळे कार्यकर्ते आणि नेते माझ्यासोबत आहेत. सर उबाटा शिवसेनेचे तुम्ही नेते आहे आणि महाराष्ट्राचे एकनाथ सीएमनी बहिणी लाडक्या बहिणीचे 1500 रुपये खात्यावर का हे तुम्हाला पुऱ्या दिंडोशीमध्ये काय प्रॉब्लेम होणार का? उबाटा नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि महाविकास आघाडी यांनी ज्या पद्धतीने लोकांपर्यंत संपर्क साधला, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जी कामं केली ती लोक अजून विसरले नाही. कोविडच्या काळामध्ये जो जनतेला आधार दिला ते देखील लोक विसरले नाहीत आणि मी आमदार म्हणून या भागामध्ये जे काम केलेलं आहे कोविड काळात असेल किंवा त्यानंतरच्या अगोदरच्या काळात, त्यामुळे लोकांशी एक लोकसंग्रह आहे आणि त्यामुळे किती योजना सरकारने जरी या ठिकाणी सांगितल्या तरी देखील जनतेच्या मनामध्ये महाविकास आघाडी आहे आणि या भागातला एक मी मागच्या 2 टर्मचा आमदार म्हणून किंवा माझा लोकसंपर्क आहे, त्यामुळे लोक मशालीला पसंत करतील आणि मशालीचा मदत लागते. महायुतीची लढाईमध्ये आणि महाविकास लढाईमध्ये तुम्ही पण आहे सर, हे लढाईमध्ये विजयी तुम्ही किती वोटाला होणार आहे सांगा? असं आहे की मी या मतदारसंघामध्ये जो विश्वास मला आहे मतदारांपर्यंत जाऊन मी मतं मागेन, मतं देण्यासाठी लोक मतदारसंघावर जातील आणि मला विश्वास आहे की या भागाभागातले प्रत्येक मत ते मशालीसाठी लोक देतील. त्यामुळे या भागातला उमेदवार म्हणून मी महाविकास आघाडीचा प्रचंड विजय या दिंडोशी विधानसभेमध्ये माझ्या कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवरती आणि मतदारांच्या आशीर्वादाने प्राप्त करेन. सरकार ने सिंधिया सरकार ने बड़ी बड़ी अच्छी योजना लाई है, केंद्र सरकार ने बड़ी योजना लाई है, उसके भी इस समय चुनाव चल रहा है, बिल्कुल बच चुका है, लोग पर्चा भरने जा रहे हैं. जैसे कि आज सुनील प्रभु जी ने भी पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं, उनके बीच मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उनके कार्यकर्ताओं का लिया, उनके शुभचिंतकों का लिया. अब हमारी हम जनता से भी यहाँ से पूछने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से लाडली बहन योजना आई उसका कितना उनको फ़ायदा है और किस तरह से उसको देंगे. सर क्या महाराष्ट्र की सरकार ने लाडली योजना लाई कि जो महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, दूसरी बार केंद्र सरकार अब लखपति योजना के माध्यम से बहनों के खाता में पैसा भेजना, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? योजना तो दिखने में तो अच्छी है, लेकिन क्या है अगर महंगाई उस तरीके से बढ़ रही है, अच्छा सरकार हमारी जेब से पैसा डाल रहे हैं लाडली बहन की योजना में. सरकार बता रही है कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो उल्टे हाथ से हमारे खिस्से से पैसा डाल रहे हैं. तो ये हमारे कहने का मतलब जिस तरह से गरीबों के तक पहुंचाया जा रहा है, इसको आप इससे सहमत है कि नहीं? गरीबों तक पहुंचाना सहमत है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है. जिस औरत को लाख रुपए पगार है, उन्हें भी लाड़की बहन योजना मिल रही है. जैसा कि सर आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिसके पास अगर टैक्स भर रहा है, ऐसे लोगों को सरकार ने उनका जो लिंक है ना सर, उनको भी नहीं पैसा नहीं जाएगा. उसमें एक ही है कि जो सरकार द्वारा जैसे कि जीरो खाता बैलेंस जिसका अकाउंट खोला है उसी को. अभी आपको बता कि जैसे कि आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सम्मानीय उद्धव साहब ठाकरे ने भी कहा है कि जिस तरह से कुछ उसके लाडली योजना अच्छी जरूर है, मगर मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर जो कुछ लोगों ने उसका कागज का दुरुपयोग कर जिसको टैक्स भरते हैं वो भी उसका फायदा ले रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ठीक उसी प्रकार से आपके मन में और क्या भावना है? हमारे मन में अच्छी भावना है कि ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, अभी आपने बताया कि फेल कागज बताकर वो ले रहे हैं योजना. ऐसे तो 4 राज्यों में तो सक्सेसफुल योजना है. अच्छा, तो सर आप किस तरह से आप इसको जो योजना लाया है मुख्यमंत्री ने, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विचार सर. वो जो योजना जो लाया है वो मुख्यमंत्री ने लाया है. गवर्नमेंट का पैसा मतलब किसी का उनका फिकर रूम या जमीन जगह देख के जो पैसा नहीं दिया है जी, ये अपना टैक्स का पैसा. हम लोग 10 रुपये का एक बिस्किट का कूड़ा लेता है, उसके ऊपर भी 10-20 पैसा टैक्स भरता है. वो पैसा हम लोग को दे रहा है. मतलब जो लड़की बहन को दे रहा है ना, वो दे रहा है, वो अपना जेब से नहीं दे रहा है.
मगर बेचारे साहब एक समय, लेकिन उन्होंने इतना घपला किया उसके ऊपर, इतना घपला किया है। वो योजना का एडवर्टीजिंग करने के लिए 200-400 रुपये का 400,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है। उसका क्या है? मगर सर जैसा कि आप जानते हैं कि योजना तो निकलती है, योजना लोगों तक नहीं पहुंचती तो एडवर्टाइज नहीं करना जरूरी है और लोगों को एक करना, जैसे यूथ हैं, यूथ को उनको यूट्यूब देखते हैं, चैनल देखते हैं, उनके द्वारा कुछ मालूम पड़ता है। मगर जो गली गुप्चे में रहते, जो कम पढ़े लिखे हैं, अगर उनको फोटो के माध्यम से इस तरह से, तो उसका विरोध क्या है? देखो आजकल के जो यूट्यूब का ये निकला है ना, आजकल के 10 साल के लड़के लोग भी तुरंत 1 घंटे में, कुछ दिल्ली में हो रहा है तो 1 घंटे में इधर मालूम पड़ता है। तो सर केंद्र की क्या क्या योजना आई है, आप थोड़ा सा बताइए। केंद्र की योजना जो है वो कुछ काम का नहीं है, वो खाली बात करने का। मगर क्या क्या योजना है? एक दो योजनाओं का नाम बताइए। पंतप्रधान आवास योजना, हाँ, वो किसको मिल रहा है किधर? आयुष्मान योजना। थोड़ा देखिए सर को उसको जानकारी नहीं है। जिस तरह से लाडली योजना आए थे और लखपति योजना भी आ गई है। अभी जो ये बौद्ध समाज के लोग हैं उनको अभी 50 लाख की उनको इसी महीने से उनका जो जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म का मंदिर बनाने के लिए, उसी से बौद्ध समाज के मंदिर बनाने के लिए, ठीक है, योजना के माध्यम से सर ने बता रहे कि ठीक है उनकी जो प्रक्रिया है उनका अधिकार है। आइए सर से बताते हैं। सर क्या कुछ ना था, जिस तरह से योजना आई है उस योजना से आप क्या लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं? देखो लाडली बहन योजना या सरकार की कोई भी योजना है वो कम से कम नहीं बोले तो सरकार 2.5 साल था। क्योंकि पहला जो महाविकास आघाड़ी का सरकार था, महायुति का सरकार आ गया है, तो 2.5 साल में जब इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन के 1-2 महीने पहला योजना लाना वो गलत है। और सरसकट योजना सबको लागू करना, उसकी स्क्रूटनी होनी मांगती है कि भाई कि अपन जो योजना ला रहे, जो अपन जो डाल रहे, लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे, तो सही में वो आर्थिक उनका ये सक्षम नहीं है, वो लेडीज़ आर्थिक सक्षम में अपने उनका पैसे का उनको प्रॉब्लम है, कुछ ये सोचना मांगता है। और ये योजना के बजाय लोगों को जो सुविधा है, उनकी जो सुविधा है, रास्ते पूरे अपने बहुत अपने देश में या अपने स्टेट में बहुत सारी कल्याणकारी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है किरण बीडीए। किरण बीडीए साहब, जैसा कि आपने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जी कहा था कि हमने योजना चलाते हैं, हम पैसा भेजते हैं, मगर अगर वहां से 100 रुपया भेजता हूं तो यहाँ पहुंचते 25 रुपया और 10 रुपया पहुंचता है। मगर इस तरह की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है, अभी जैसा कि कई मतलब 3 से 4 करोड़ से ज़्यादा भी लोगों को अभी मुंबई के अंदर योजनाओं से फायदा, अभी 30 करोड़ लोगों को योजना से फायदा मिला है। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? तो मैं इस जो देश का अपना जो इलेक्शन का ये है वो 2 तरीके से देखता हूँ, एक सेंटर और एक स्टेट लेवल पे। जी, सेंटर पे जो बीजेपी काम कर रही है उससे डेफिनेटली देश को फायदा हो रहा है, देश का बाहर नाम हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, हम इंडिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। स्टेट लेवल पे आप देखने जाएंगे तो बीजेपी उतना काम नहीं कर रही है। जैसे अभी 3-3 हज़ार बांटा लाडली बहन योजना में, तो लेडीज को फायदा हुआ, इनडायरेक्टली वो वोट मांगने की एक प्रक्रिया हो गई। 3,000 दे दिया मैंने, अभी मुझे आएगा। बाकी लोगों का क्या है, लाड़का भाई है, लाइट का पति है, लाड़की बीवी है, उनका क्या है? तो लाड़का भाव का भी पैसा तो बोलने की बात है। हाँ, तो अभी तो नेक्स्ट सरकार भी आएगी, वही करेगी कि मैं भी कुछ योजना निकालता हूँ, लोगों को डायरेक्ट पैसा देता हूँ, वोट मांगता हूँ। अभी ना काम से कभी वोट नहीं होगा, अभी पैसे से वोट होगा। जो भी ये लड़की बहन कर रहे, लड़की भाई कर रहे, ये सिर्फ सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्टली वोट मांगने की प्रक्रिया है, राइट? और क्या इनके जेब से तो जाने वाला नहीं है। जो भी अपना टैक्स के माध्यम से लोगों को पैसा देने का, जो भी जीएसटी में इनका, राइट? तो कौन सी ऐसी लेडी है तो 3,000 रुपए का बिजनेस बनाई? मगर सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है रोहित चावड़ा। रोहित सर, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 9,500 रुपया आया है, मगर ये जो जिसको एक महिला, गरीब महिला के लिए तो बुरी होंगी। बट आप बोलेंगे कि मैं मेरा महीना ही चलाऊँ 3,000 में, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज तो अगर महिला को अपने बच्चे को ही पढ़ाना होगा तो उसकी उनकी फीस 1 लाख 2 लाख रुपये है, राइट? तो 3,000 रुपये सर ये तो उतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है जो बांट के लाडली बहन अब करते बैठे। उससे अच्छा आप देखो, एक्चुअल रेशन कार्ड देखो लोगों का, जो सच में गरीब है उनको दे दो पैसा। ये इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो 3-3 हज़ार रुपये लेके बैठे हैं, राइट? तो प्रॉपर तरीके से आप पहले उसका एनालिसिस करो, जिनको डेफिनेटली ज़रूरत है उनको उस माध्यम के हिसाब से दो। ऐसे नहीं कि खाली बहन ने दे दिया, और सही में उसको ज़रूरत है वो पैसे की, वो गरीब है, राशन कार्ड उसका भगवा है, कोई दे दो, राइट? राशन कार्ड में भी वेरियस कैटेगरीज है, राइट?
ऑरेंज है, वाइट है, तो वाइट वालों को हमको तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सच का इनकम बताते हैं, राइट। तो हमारा क्या, हम टैक्स भर रहे हैं ना, तो हमको तो कुछ तो बेनिफिट दो, कुछ तो एक सेवा ऐसी फ्री दे दो कि हम साल में एक बार उसका फायदा होता है, राइट। तुम 3000 बांट के वोट लेंगे वगैरह। जिस तरह से सर ने बताया बहुत अच्छी, मेरे को मुझे उन्होंने एक चीज़ बताई कि केंद्र सरकार के भी उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो स्टेट के अलावा अन्य देशों में जो उन्होंने काम करे बहुत ही सराहनीय काम किया है। मगर उन्होंने सर ने एक चीज़ अंगुली उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जो आज यहाँ पे चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या अन्य भी सरकारें हों, उसमें योजना का जिस तरह से योजना चलाई है ठीक है कि ज़रूरतमंद को लिए तो बहुत संजीवनी का काम कर रही है, मगर जो ऐसे लोग हैं जो टैक्स भरते हैं मगर स्क्रूटनी न होने की वजह से, उसकी जांच न होने की वजह से वो लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों का पैसा जो लाडली योजना है उसका बंद होना चाहिए। ऐसा सर ने ये भी कहा है कि जिस तरह से और भाऊ के लिए योजना आ जा रही है, कभी पति योजना आएगी, इस तरह से जो योजनाएं आ रही है इससे इनडायरेक्टली एक प्रकार से उनको अपने वोट को बैंक को बनाने के बराबर चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाला भविष्य भी यही करेंगे कि मतदान का कोई मतलब नहीं होगा, लोग पैसा बांटेंगे और वोट लेंगे। आइए हम चलते हैं और लोगों का भी हम जवाब सवाल करते हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दीपक कलम्बे। कलम्बे साहब, क्या गाँव में क्या स्थिति है? गाँव में स्थिति आजकल ऐसी है कि केंद्र सरकार ने हर एक को राशन पानी मुफ्त दे दिया है, जिसके वजह से नए बच्चे लोग भी वहाँ आलसी हो रहे हैं, ना आदमी काम के लिए मिल रहा है ना किसी चीज़ के लिए मिल रहा है। उनको 2 पैसा 500 रुपया बोलते हैं, क्या करने का हमको 500 रुपया हमको सरकार खाना देती है, हम मस्त पैकी रह रहे हैं, हमको चाहिए वो कुछ स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए अगर कुछ मुझे होता है तो सरकार ने ये काम करना चाहिए कि गरीबों के लिए आयुष्मान भारत तो बना दिया है, तो इतना करोड़ों रुपया या लाखों करोड़ों रुपया तुम बांट रहे हो लाड़की बहना या लड़का भाई या लड़का पिताजी, तो उनके बजाय एक एक डिस्ट्रिक्ट में या एक एक तालुका में एक एक मुफ्त सिविल रुग्णालय हर एक में रहता है। लेकिन अभी आबादी बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है तो सर ये आपने मुफ्त जो राशन दिया उसका बंद करना चाहिए क्या? मुफ्त राशन बंद नहीं करना चाहिए, जिनको वो चीज़ नहीं मिल रही, जैसे अभी बताया इधर हमारे एक साथी ने, तो उन लोगों को कि जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनके पास अच्छी तरह से आमदनी हो रही है, फिर भी वो मुफ्त राशन के लिए भाग रहे हैं। और आप और हम लोग साल के 3-3, 4-4 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, उनको आज चलने के लिए जगह नहीं है, सब रोड 30 फुट के बन गए, गाड़ी एक्सीडेंट करके जाता है, हम टैक्स भी भर के एक्सीडेंट का 2 लाख रुपए जाके हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं। ये सरकार का गलत है, सरकार ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ योजना करना चाहिए। समय कि आज महाराष्ट्र में देखिए कोने कोने में जैसे रोड तो बना दिया जाता है, उसको चलने के लिए फुटपाथ भी बना दिया जाता है। फुटपाथ पर स्थिति क्या होती है कि दुकानदार क्या करता है कि वो फुटपाथ पर जो चलने का रास्ता है वहाँ पे वो खुद कब्जा कर लेता है, किसी न किसी जगह फुटपाथ को किसी न किसी को, कहीं भाजी वालों को, किसी फेरी वालों को, किसी को भाड़े पे दे करके वहाँ भी पैसा ऐंठना और लेना शुरू कर देता है। फिर आता है रोड पे, फिर क्या करता है कि दुकानदार गाड़ी पार्किंग करता है, उसके आगे जब अब ऐसे भाई हैं जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल से लेने के, या बहन बेटियां कोई नन्हे मुन्ने बच्चों को अगर स्कूल से लेके आते हैं तो सीधा रोड से ही गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होता है तो कभी बच्चे की मौत हो जाती है, किसी या उसका अभिभावक घायल हो जाता है। और उसके बाद आए दिन देखिए, जैसा कि आपको बता, शिवाजी चौक पे केवल ट्रैफिक के ही मुद्दे से लेकर के एक युवक की पीट मौत हो गई है। इसलिए बीएमसी के कमिश्नर के, महाराष्ट्र की सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि जो रोड है, रोड चलने के लिए, फुटपाथ चलने के लिए, रोड पे गाड़ी चले और फुटपाथ पे लोग चले, ताकि ही तभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा ऐसी एक्सीडेंट होते रहेंगे, लोग मौत के मुंह में जाते रहेंगे और सरकार की तीखी प्रक्रिया होती रहेगी। जय हिंद। एक बात और, हाँ, और साथ ही आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम जो टैक्स भरते हैं उसके अंदर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेवी हो या उनको एक टैक्सेस के दुकान दिए हुए, जब हम टैक्स भी भरते हैं और वही चीज़ को हम 100 बार टैक्स भरते हैं, तो ऐसे जो टैक्स पेयर है उसके लिए कुछ ना कुछ आप बेनिफिट लाना चाहिए। जो उन लोग अपने दुकान से, चाहे किराना हो चाहे तुमको टीवी हो, वहाँ उनको टैक्स नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ टैक्स होल्डर 4 लाख रुपए टैक्स दे के भी ऊपर से कोई भी चीज़ लेने के लिए जाओ उसके ऊपर ओवर टैक्स दो,
तो वो जो टैक्स देने वाले हैं 2 लाख हो 4 लाख या टैक्स होल्डर हो, उनको कुछ ऐसी सुविधा लानी चाहिए कि भाई तुम लोग जिस दुकान में जाओगे, जैसे आपने जनधन प्रधानमंत्री मेडिकल योजना की है, इसके अंदर कुछ लिमिटेड पैसे में दवाइयाँ मिलती है, वैसे उन लोगों को भी उस कार्ड के आधार पे विदाउट टैक्स चीज देनी चाहिए। बहुत अच्छी कलम्बे साहब ने कहा है कि बहुत ये सरकार को भी ऐसी प्रक्रिया, ऐसे पत्रकार बंधुओं से मैं आह्वान करता हूं कि गली गली में जाकर के ऐसे लोग गुदरी में लाल चुके हैं, इस तरह की जो जानकारी हमें भी पत्रकारों को बोलना चाहिए। जिस तरह